हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल केम चाइम। और लास्ट टाइम हमने जो वीडियो स्टार्ट किया है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। सो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एटॉमिक मॉडल देखने वाले हैं जिसका नाम है बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसका लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी बैकग्राउंड देखा हुआ है। सो जिन स्टूडेंट ने अभी तक इन बोर मॉडल का बैकग्राउंड नहीं देखा हुआ है, लाइक बिफोर स्टार्टिंग विद द बोर्स मॉडल, देन डू गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो। आप ये प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और उसे ज़रूर देखिए और फिर ये बोर मॉडल के वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। तो हमने चैप्टर में स्टार्टिंग में ऑलरेडी देखा हुआ है दैट इस चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में वी आर गोइंग टू सी अबाउट 4 एटॉमिक मॉडल्स, जिसमें बोर्स मॉडल जो है दैट इज द थर्ड वन। सो बोर्स मॉडल में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, टू इंपॉर्टेंट थियोरीज, दैट इज डुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडिएशन एंड सेकेंड इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम. So Bohr's model actually it is the continuation or it started with the limitation of Rutherford's model. Rutherford ने हमको already बताया हुआ है कि that we have a positive charge particles present at a very small region inside the atom, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं. सो बोर ने that he applied that same concept. Let's say वी हैव एन एटम और इसके सेंटर में वी हैव द पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस है हमारे यहाँ पर. Rutherford model was not able to explain the stability. So what Bohr said was that whenever there are positive and negative charges are present, so here the centrifugal force is actually balancing the electrostatic force. So this was the main reason he said, Bohr said, and he actually explained what was the reason behind the stability of atom. So he said that the centrifugal force is experienced by the electron which is continuously revolving in a circular manner. So that will be outward force acting on the electron. At the same time जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एंड दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के बीच में ये प्रेजेंट है. एंड वेन एवर दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और इसी की वजह से एटम का साइज जो है वो चेंज नहीं होता है एंड दिस इज द रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम. Then he further explained some postulate. Bohr further gave certain postulate. So first postulate देख लेते हैं. Bohr said that electrons are continuously revolving around the nucleus in a fixed path. और ये fixed path को उन्होंने कहा था orbit. So let's say हम यहाँ पर लिख सकते हैं electron revolve around nucleus in orbit. ठीक है. Then he said that energy of each orbit is fixed and electron can jump from one orbit to another orbit depending upon loss or gain of energy. ठीक है. So this was the concept which was given by Bohr, दैट एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के आसपास हमेशा रिवॉल्व करते रहता है और ये जो रिवॉल्व करेगा दैट पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट एंड देयर कैन बी इनफाइनाइट ऑर्बिट प्रेजेंट इन एवरी एटम. नाउ जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसका हमेशा एक फिक्स एनर्जी होगा और इलेक्ट्रॉन को जब भी एक हायर या लोअर ऑर्बिट में मूव करना होगा तो या तो उसको एनर्जी गेन करनी होगी, फॉर एग्जांपल लेट्स से हायर ऑर्बिट में मूव करना है तो एनर्जी गेन करनी होगी, और लोअर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करना है लाइक इट हैज टू जंप टू द लोअर ऑर्बिट, सो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लूज करना होगा, जो कि हमने ऑलरेडी एक्चुअली स्पेक्ट्रम वाले पार्ट में प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है. अब सेकेंड पॉइंट में हम एक और सेंटेंस ऐड कर सकते हैं कि जब भी हमारे एक फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी भी कम नहीं होती है और उसका रीजन है यही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्चुअली बैलेंसिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो दिस इज द रीजन दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉट लूजिंग इट्स एनर्जी. अब इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट. नाउ थर्ड पॉइंट विल गिव यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड और एब्जॉर्ब व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग इट्स ट्रांजिशन. मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जाएगा सो इट विल लूज
इट विल एब्जॉर्ब सम एनर्जी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। और जब भी इलेक्ट्रॉन एक लोअर एनर्जी में शिफ्ट करेगा, लोअर एनर्जी में ऑर्बिटल में जंप करेगा, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन से एनर्जी बाहर निकलेगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सो हियर वी कैन से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम हाई, when it is moving to higher orbit or when it is moving to the lower orbit, this is given by mu is equal to change in energy of those orbit। मतलब लेट्स से अगर n1 से लेकर n5 तक जा रहा है तो हमको चेंज इन एनर्जी निकालना होगा ऑर्बिट के, एंड डिवाइडेड बाय द प्लैंक्स कांस्टेंट। दिस इफ यू सी, दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द प्लैंक्स क्वांटम थियोरी दैट E is equal to h mu, and further we can see it as it is E final minus E initial and divided by Planck's constant h. So this is the frequency of the energy, this is the frequency of the energy which is either absorbed or emitted। फिर इसके बाद आएगा फोर्थ पॉइंट, दैट the electron, since it is moving in circular motion around the nucleus, it will have a angular momentum, and that is given by mvr is equal to nh upon 2 pi, where the value of n will be equal to 1 2 3 and it can go up to infinite, because हमने ऑलरेडी देखा फर्स्ट पॉइंट में दैट इलेक्ट्रॉन्स के पास दैट एक एटम के अंदर वी कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। सो डेफिनेटली ऑर्बिट का जो नंबर होगा इट विल ऑलवेज बी होल नंबर्स 1 2 3 4 एंड इट कैन गो अप टू इनफाइनाइट। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, सो अब फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज एनर्जी ऑफ एनी इन जनरल ऑर्बिट, लाइक लेट्स से हमारा कोई भी एक ऑर्बिट है तो उसका एनर्जी अगर हमको निकालना होगा, सो उसके लिए फॉर्मूला ये है दैट एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय 13.6 eV। So energy of any orbit En, it is equal to minus of z square by n square into 13.6 eV। अगर हम कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर रहे हैं तो अगेन z will become the atomic number of the atom, जो भी हमारा एटम होगा उसका एटॉमिक नंबर z हो जाएगा। n is the number of orbit in which that electron is present। सपोज हमको अगर पांचवें ऑर्बिट का एनर्जी निकालना है, सो हम n की जगह पे वैल्यू 5 पुट करेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय 13.6 विच इज एक्चुअली द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। और एनी एटम का अगर फर्स्ट ऑर्बिट का हमको एनर्जी निकालना होगा दैट इज 13.6, ठीक है। एंड दिस एक्चुअली कैन बी रिटन इन जूल्स ऑल्सो, सो दैट विल बिकम माइनस ऑफ z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी हमारा कॉमन होगा, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 2.18 इंटू 10⁻⁻18। सो दिस विल बी वैल्यू इन जूल्स। तो हम दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आइदर ईवी और वी कैन टेक इनटू दिस जूल वैल्यू। Then the sixth point we can take here is that the radius of any orbit inside the atom Rn, it is actually given by it is actually given by 0.529 into n square upon z, and this value will be in Armstrong, that is 10⁻⁻10। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेडियस अगर किसी भी एटम का अगर हमको एक ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, सो वी कैन यूज द फॉर्मूला नंबर 6। सो इन दिस मैनर वी कैन सी आफ्टर बोर्स मॉडल वी कैन नाउ कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड एनर्जी, जो भी हमारा एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब हुआ है उसका फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं हम, एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट, एंड ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इनसाइड द एटम। Apart from these four values, we can also get actually the velocity of the electron in a particular orbit. Vn can be given as n square upon z square and multiplied by 2.18 into 10 raised to 6 meter per second. So this can become our, again यहाँ पर जो n होगा that is number of orbit, जो भी इलेक्ट्रॉन हमारे particular orbit में वो वैल्यू हो जाएगा, and z is the atomic number of that particular atom. So in this manner we can get various values for the electron also and for the orbit inside the atom also. So with this we had finished the Bohr's model. Now with the help of this Bohr's model हम इसी से atomic spectrum को भी explain कर सकते हैं जो हमने previous video में देखा था. So let's see that, and after that we will see the limitation of Bohr's model. Here we can say line spectrum of hydrogen atom.
according to Bohr's model. So here we can say, first of all, the change in energy E is equal to E final minus E initial, that is initial final energy minus initial energy. Now line spectrum of hydrogen atom के लिए we can get the wave number formula, that is mu bar, which is nothing but actually it is 1 upon lambda, and this is given by RH upon Z square into 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. So in this manner, after this formula, which is already we had seen in case of a atomic spectrum, and this can be proved if you solve this equation. ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, दैट इज ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, बाय टेकिंग द कंसेप्ट दैट ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर एच अपॉन एन एफ स्क्वायर. सिमिलरली वी कैन टेक, लेट्स से यहाँ पर एफ लिखा हुआ है हमने, सिमिलरली वी कैन टेक ई आई. इनफैक्ट हमको यहाँ पर नंबर ले लेना चाहिए ई टू एंड ई वन, सो दैट विल बी मच ईजियर टू राइट. सो ई energy of initial state EI can be written as minus of RI upon NI square, और फिर उसको जैसे हम सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन में डाल करके we can easily get this formula proved, where again RH is nothing but Rydberg constant, where यहाँ पर हम लिख सकते हैं where यहाँ हम लिख सकते हैं where RH is Rydberg's constant, whose value is 109,677. ठीक है. सो इन दिस मैनर वी कैन सी और वी कैन एक्चुअली प्रूव ये डेरिवेशन जो है एक छोटा सा डेरिवेशन है, अराउंड 4 to 5 लाइंस का, आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा इजीली, तो आप वहां से रिफर कर सकते हैं. बट विद द हेल्प ऑफ बोर्स मॉडल ऑल्सो वी कैन प्रूव दिस लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम. नाउ लेट्स सी द लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल. So now let's see, the first limitation of Bohr's model is it fails to explain the doublet formation. It fails to explain the doublet occurrence inside hydrogen atom. So according to Bohr's model, this was not able to get proof. कि ये एक्चुअली अगर हम देखेंगे, so let's say if this is nucleus, so यहाँ से हम जो सबसे पहला ऑर्बिट होगा that will be at actually the maximum distance. फिर जो उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट होगा वो पहले ऑर्बिट और न्यूक्लियस के डिस्टेंस से थोड़ा सा कम होगा. सो लेट्स से हम यहाँ पर थोड़ा सा बना लेते हैं. थर्ड ऑर्बिट और भी थोड़ा सा कम हो जाएगा. देन फोर्थ ऑर्बिट जो है वो और भी कम हो जाएगा. एंड इन दिस मैनर अ टाइम विल कम, लेट्स से व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट विल बिकम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. मीन्स ऐसे हमको लगेंगे दैट द टू ऑर्बिट डू नॉट हैव एनी गैप, and this is called as the doublet occurrence. That means when we are not able to separate the two orbit which are very closely present. So ये part जो था, this was not able to explain by Bohr's model, that is doublet occurrence of occurrence inside hydrogen atom. The second point is he was not able to explain the splitting of, यहाँ पर हम लिख सकते हैं splitting of spectral lines in magnetic field, in presence of magnetic field, which is called as Siemens effect, and in presence of electric field. And यहाँ पर हम लिख सकते हैं electric field, which is called as Stark effect. So this was the second limitation of Bohr's model, and the third limitation is that it do not explain ability to form molecule with the help of chemical bonds. So do not explain molecule formation with help of chemical bond. So these were the major limitation of the Bohr's model, and also actually the Bohr's model एक और हम लिख सकते हैं यहाँ पर, that it is only limited to hydrogen atom and hydrogen
like atom, hydrogen like atoms. In the sense, ऐसा कोई भी atom जिसके outermost shell में we have only one electron. For example, helium plus. For example, lithium plus 2. Then we can have like any atom, beryllium plus 3 and so on, etc. So ऐसा कोई भी atom जिसके पूरे atom के अंदर एक ही electron present है, then only we can apply the Bohr's model. So these are the 4 major drawbacks for which the Bohr's model was not accepted. That's it for the video, guys. This was the third and the most important, one of the most important atomic model of this chapter. अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो अभी इसे लाइक कीजिए. अगर आपने केमचैम को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस तरीके वीडियो का फ़ायदा मिल सके. इफ़ यू वॉचिंग दिस ऑन इंस्टाग्राम तो अभी हमारे पेज को फॉलो कीजिए. यू विल गेट अ वेराइटी ऑफ थिंग्स ऑन आवर सोशल मीडिया. Thank you guys. See you in the next video with the next topic. Bye bye. Take care.